हेलो एवरीवन, मैं निधि शर्मा आओ पढ़े चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हमने स्टार्ट कर रखी है रीड की तैयारी, लेकिन काफ़ी दिन हो गए इस चैनल पर वीडियो अपलोड करे हुए। एक्चुअल में कुछ पर्सनल प्रॉब्लम थी, साथ ही साथ आपको सुनाई भी दे रहा होगा कि मेरा गला भी कुछ ख़राब है, तो ये भी एक रीज़न था। बट एक्सक्यूज़ नहीं देना होता है, इसलिए अब हमारे रीड के अपडेट भी आ चुके हैं, तो हमें अपनी कंटिन्यू तैयारी रखनी है। और हमने स्टार्ट कर रखा था बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, जिसमें से आज हम पढ़ेंगे कॉलबर्ग का नैतिकता विकास सिद्धांत। देखिए, कॉलबर्ग के नैतिकता विकास सिद्धांत में साइंटिस्ट कॉलबर्ग कहते हैं कि जो मोरालिटी होती है, मोरालिटी मतलब नैतिकता, मोरालिटी होती है वो सही होती है या गलत होती है। यानी जीवन जीने के लिए एक इंसान को मोरल होना चाहिए या फिर इमोरल होना चाहिए। तो एक बच्चा जो होता है, छोटा बच्चा जो होता है, जैसे हम लोग शैशवावस्था की बात करें या हम लोग 5 साल से जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी बात करें, तो उनमें क्या ही मोरालिटी होगी, उनमें क्या नैतिकता होगी, वो कहाँ नैतिकता के बारे में सोच पाएंगे। लेकिन इससे जो आगे की उम्र है, यानी इससे ऊपर की जो उम्र है, उसमें नैतिकता किस तरीके से बच्चे के जो विकास में उपयोगी होती है, वो आज हम पढ़ेंगे। और वो बताया था साइंटिस्ट कॉलबर्ग ने। देखिए, कॉलबर्ग का नैतिकता विकास सिद्धांत और हाइजन की कहानी। तो ये हाइजन की कहानी क्या है, ये तो हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं साइंटिस्ट कॉलबर्ग ने कब इसको डिस्कवर किया। तो नैतिकता विकास सिद्धांत 1969 में साइंस में सर्वप्रथम कॉलबर्ग ने दी थी। यानी कॉलबर्ग ने 1969 में सबसे पहले नैतिकता विकास सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। देखिए, इससे पहले कि मैं आप इसके 3 स्तर बताऊं, इसमें हुआ क्या था कि कॉलबर्ग ने कम से कम जो है 72 सैंपल्स लिए थे। यानी उन्होंने 72 तरीके से समझाया कि नैतिकता होती क्या है। तो उनके देखिए, कोई भी बच्चा है तो उन्होंने दुविधा के बारे में बताया था। यानी एक बहुत ही बढ़िया वर्ड उन्होंने दिया था इसके लिए, डिलेमा। ठीक है, देखिए देखते हैं अभी। उन्होंने डिलेमा जो है उस वर्ड के बारे में बताया, और डिलेमा का मतलब होता है दुविधा। दुविधा, देखिए, दुविधा में अगर कोई प्राणी है, यानी दुविधा में कोई इंसान, बच्चा है, तो वो नैतिकता की तरफ जाएगा या उस टाइम पे, उस समय पे वो अनैतिक हो जाएगा। ये बताया था कॉलबर्ग ने। देखिए, उन्होंने 72 जो है वो सैंपल्स लिए थे, और सभी उन्होंने जो ये सैंपल्स हैं वो अप्लाई किए थे सारे बॉयज़ पे। ठीक है, तो इनके आगे जाके बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ भी किया था इनको, लेकिन वो क्रिटिसिज्म क्या था वो बाद में देखेंगे। लेकिन देखिए, दुविधा और डिलेमा में क्या था कि जैसे मान लीजिए, एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल होता है कि आप कोई भी, हम लोग हैं या आप लोग हैं, तो जैसे हम लोग एग्ज़ाम देने जाते हैं। मान लीजिए हमारा कोई एग्ज़ाम है आज, और उसी समय पर आपके परिवार का कोई भी प्रियजन, या फिर आप मान लीजिए आपकी माताजी या पिताजी जो है वो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गए हैं। ठीक है, लेकिन आपको अब परीक्षा भी देना ज़्यादा ज़रूरी है। मान लीजिए आपकी रीट की ही परीक्षा है, या मान लीजिए कोई भी आपकी एग्ज़ाम है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, कोई भी टीचिंग एजुकेटेड एग्ज़ाम, या कोई भी आपके जो फ्यूचर से रिलेटेड एग्ज़ाम जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उस एग्ज़ाम को देना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन इधर जो हमारा कर्तव्य है, जो हमारा दायित्व है, वो ये है कि हमारे पेरेंट्स को जो दुविधा हो रही है उसको भी हम लोग भरपाई करें, उनको भी हम लोग डॉक्टर के पास दिखाएं। तो अब इनमें से जो हमें दोनों में से एक चीज़ चुननी है, तो उस समय पर डेवलप्ड हो जाती है दुविधा, क्योंकि वो भी देना ज़्यादा ज़रूरी है और पेरेंट्स को हॉस्पिटल दिखाना भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर जीवन और मरण की बात आ रही है। तो फिर इस टाइम पर इंसान दुविधा में आ जाएगा। अगर वो अकेला ही है तो मैनेज कर सकता है तो बहुत ही अच्छी बात है, पर नहीं कर पाएगा तो वो दुविधा में आ जाएगा, और उस टाइम पर उसकी नैतिकता और अनैतिकता पर सवाल उठेगा। नैतिकता ये कहती है कि वो जाकर अपने पेरेंट्स को जो है वो हॉस्पिटल में दिखाए, और अनैतिकता ये कहती है
जो कि उसकी तरफ से सही है कि वो अपने पेरेंट्स को कोई और मैनेजमेंट करे और ख़ुद जो है वो परीक्षा देने जाए। तो इस तरीके की दुविधा के बारे में कोलबर्ग ने बताया था। और ये हाइज़न की कहानी क्या थी, इन्होंने बहुत सारी कहानी दी थी स्टूडेंट्स, लेकिन हाइज़न की कहानी में क्या था, देखिए हाइज़न की कहानी ये बताती है कि हाइज़न जो थे वो उनकी पत्नी जो थी वो बहुत ही ज़्यादा बीमार हो गई थी, ठीक है। अब जो मेडिसिन थी, मतलब ऐसा कहानियों में लिखा जाता है कि जो मेडिसिन थी उस मेडिसिन से ही वो उनकी जो पत्नी थी उसकी बीमारी जो है वो ठीक हो सकती थी। मतलब ऐसी कुछ मेडिसिन एक फार्मासिस्ट ने बनाई थी कि वो केवल उसी मेडिसिन से ठीक हो सकती थी और वो मेडिसिन केवल एक ही फार्मासिस्ट के पास थी। तो ऐसी दवाई उनको रात को जो है वो 12 या आधी रात हम लोग मान सकते हैं, तो आधी रात को उनको वो दवाई चाहिए थी। लेकिन उस टाइम पे सारे मार्केट बंद थे और जो फार्मासिस्ट जिनके पास ये दवाई अवेलेबल थी वो भी बंद कर चुके थे। लेकिन अब उनको ये दवाई चाहिए थी, तो उन्होंने फार्मासिस्ट जो था उनसे रिक्वेस्ट की कि आप मुझे ये दवाई ला के दो, आप मुझे ये दवाई दे दो ताकि मेरी जो पत्नी है वो बच जाए। लेकिन वो फार्मासिस्ट नहीं माना और उसने अपनी जो दुकान है वो नहीं खोली। इन शॉर्ट कि उन्होंने अपनी जो दवाई है वो हाइज़न को नहीं दी, ठीक है। लेकिन फिर उन्होंने क्या किया कि उस टाइम पर उनके नैतिक और अनैतिक विचार आ गए, तो वो दुविधा में थे, डिलेमा यहाँ पर डेवलप्ड हो गया। तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया कि यहाँ पर उन्होंने ताला तोड़ा, जो दुकान था फार्मासिस्ट की उसका ताला तोड़ा और उन्होंने वो मेडिसिन प्रोवाइड की और वो मेडिसिन अपनी पत्नी को जाकर के दी। तो वो एक अनैतिकता थी क्योंकि उन्होंने चोरी से ये दवाई खरीदी, लेकिन वो उस टाइम पे दुविधा में थी। तो ये मॉरलिटी और इमोरलिटी की बात जो है वो कोलबर्ग ने दी। और अब देखते हैं इन कोलबर्ग ने, साइंटिस्ट कोलबर्ग ने 3 तरीके से स्तर दिए, 3 स्तर दिए, फिर इनको अलग अलग जो है अवस्थाओं में विभाजित किया गया। यानी इनकी जो स्टेट है वो 3 दी गई और फिर इनको अलग अलग लेवल में यानी 6 लेवल में विभाजित किया गया, ठीक है। अब सबसे पहला जो लेवल है या स्तर जो है वो है प्री कन्वेंशनल लेवल, यानी इसको हम बोल सकते हैं परंपरागत अवस्था और पूर्व परंपरागत अवस्था और कन्वेंशनल जो लेवल होता है उसको हम लोग बोलते हैं परंपरागत अवस्था और पोस्ट कन्वेंशनल लेवल जो होता है वो होता है जो आपका परंपरागत अवस्था। अब इसको डिटेल वे में देखते हैं और इनके कितने लेवल होते हैं, कितनी अवस्था होती है वो भी देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहला आपका आता है प्री कन्वेंशनल लेवल। ये लेवल है, दिस इज लेवल, ओके। प्री कन्वेंशनल लेवल जिसको हम पूर्व परंपरागत अवस्था भी कहते हैं। देखिए नैतिकता जो, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि शिशु में तो क्या ही नैतिकता आएगी, क्योंकि 2 साल के बच्चे में क्या मॉरलिटी क्या इमॉरलिटी आएगी, वो कहाँ समझ पाएगा कि क्या सही है क्या गलत है। लेकिन हाँ, उन्होंने यानी कोलबर्ग साइंटिस्ट ने 4 से 10 वर्ष तक में जो नैतिकता है वो बताई है। तो पूर्व परंपरागत अवस्था में क्या नैतिकता होती है वो देख लेते हैं एक बार। देखिए, नैतिक विकास की इस अवस्था में बालक अपने बड़े व्यक्तियों द्वारा निर्धारित मानदंडों, नियम, सूचियों आदि का पालन करना ही नैतिकता समझता है। इसका मतलब होता है कि जो चिल्ड्रन होता है, जो बच्चा होता है, वो अपने से बड़ों के हिसाब से चलता है। यानी बड़ों ने जो अपने मानदंड बना रखे हैं कि आपको ये करना सही है और ये करना गलत है, तो उसी हिसाब से जो बच्चा है वो 4 से 10 वर्ष की उम्र में अपने बड़ों को ही जो बातें हैं वो सब निर्धारित करेगा, उन्हीं के हिसाब से वो जीवन में आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो इस अवस्था के इस स्तर के जो है वो 2 अवस्थाएं होती है। देखिए, प्रथम अवस्था जो है वो है दंड तथा आज्ञाकारिता की अवस्था। अब ये दंड तथा आज्ञाकारिता की जो अवस्था है इसको बोला जाता है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट लेवल। यानी ओबीडियंस और पनिशमेंट लेवल का मतलब है कि इसमें जो है अगर बच्चा कुछ गलत करेगा तो जो पेरेंट्स हैं या उससे जो बड़े हैं वो उसको क्या करेंगे, पनिश करेंगे। तो यानी वो पनिशमेंट के डर से सही और गलत का फैसला करेगा। इसका मतलब ये है कि अगर बच्चे ने कुछ गलत किया
और पेरेंट्स ने उसको डांटा या मारा तो वो ये समझ जाएगा कि ये जीवन में मुझे नहीं करना है क्योंकि ये अनैतिक है। और नैतिकता का मतलब है कि अगर उसे इस चीज़ के लिए, कोई भी चीज़ करने के लिए शाबाशी मिल रही है तो वो बहुत ही अच्छा है करने में, तो वो जीवन में आगे उसी नैतिकता को लेते हुए आगे बढ़ेगा। तो यानी कहने का मतलब है, इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो वो जो अपने जीवन में आगे बढ़ेगा बड़ों के मानदंडों के हिसाब से, ठीक है। और द्वितीय अवस्था है, इसमें बालक स्वयं की आवश्यकता तथा दूसरों की आवश्यकता पूर्ति करते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो बच्चे होते हैं वो दूसरों की अवस्था, स्वयं की आवश्यकता और दूसरों की आवश्यकता की पूर्ति करते हैं, यानी टिट फॉर टैट वाली कंडीशन हो जाती है इसमें। देखिए क्या होता है इसमें, टिट फॉर टैट वाली अवस्था हो जाती है। टिट फॉर टैट का मतलब ये होता है कि आप मुझे 2 चॉकलेट दोगे तो मैं आपका ये काम कर दूंगा। कई बार होता है ना, इस एज के बच्चों में आप ज़रूर नोटिस करिएगा, वो क्या करते हैं कि वो बच्चे ये बोलेंगे कि आप मुझे अगर ये चीज़ खाने को दोगे या फिर ये टॉय मुझे अगर दिलाओगे तो मैं इतने घंटे पढ़ाई कर लूँगा। यानी उसने मतलब अपना फ़ायदा भी देख लिया और पेरेंट्स का फ़ायदा भी देख लिया, जबकि उसको ये नहीं पता कि पढ़ाई करना आगे जाके उसी का फ़ायदा है। पर बच्चे ये चीज़ नहीं जानते हैं। पर हाँ, इसको हम लोग बोल सकते हैं कि इमोशनली ब्लैकमेलिंग करना। एक छोटा बच्चा जो है वो इसमें ब्लैकमेलिंग करता है, टिट फॉर टैट करता है। हाँ, मैं मार्केट से आपको ये सामान ला दूँगा लेकिन आपको मुझे ये वाली चॉकलेट दिलानी होगी। तो इस तरीके की जो अवस्था होती है उसको भी हम लोग बोलते हैं द्वितीय अवस्था। जो बालक जो है इसमें अपनी आवश्यकताओं की भी पूर्ति करता है और दूसरों की आवश्यकताओं की भी पूर्ति करता है, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका लेवल आता है वो है कन्वेंशनल लेवल, जिसको हम लोग परंपरागत अवस्था बोलते हैं। ये स्टूडेंट्स 10 से 13 वर्ष तक के बच्चों के बीच की अवस्था है। देखिए इसमें क्या होता है, इस अवस्था में बालक समूह के नैतिक नियमों को अपना लेता है। अब बालक परिवार, समाज तथा राष्ट्र के हित में जो कल्याणकारी है उन्हें अपनाने की सोचता है। यानी इसमें जो बच्चा होता है वो परिवार, समाज और राष्ट्र तीनों में क्या कल्याणकारी है उसमें ही वो ये सोचेगा कि क्या चीज़ करनी चाहिए और क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए। इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन भी बोलते हैं इसको इंग्लिश में, गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन, ठीक है। इसका मतलब है कि जो बच्चा है वो क्या करेगा, अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए वही सब नैतिक के काम करेगा जो समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, अपने परिवार के लिए और स्वयं के लिए हित में है, यानी नैतिकता में आते हैं। इसका पढ़ लेते हैं। ये जो लेवल है, तारीख लिख दिया है, जो ये अवस्था है इसमें 2 आती हैं। इस लेवल में 2 अवस्थाएं आती हैं। तृतीय अवस्था, यानी ये 2 अवस्था तो ये थी, अब तृतीय अवस्था क्या है, इस अवस्था में बालक समझने लगता है कि अच्छा व्यवहार वह है जो दूसरों को प्रसन्नता प्रदान करे। यानी देखिए, अगर बच्चा दूसरों का कहना मानेगा, काम करेगा, अपने परिवार वालों का काम करेगा, पढ़ेगा लिखेगा तो हम परिवार वालों को अच्छा ही लगेगा। तो ऐसी प्रसन्नता पाने के लिए वो सब काम करेगा जो परिवार को अच्छे लगे, ठीक है। तो ये थी तृतीय अवस्था। नेक्स्ट जो है वो है चतुर्थ अवस्था, यानी 4th अवस्था क्या है, इस अवस्था में नियम कानून देवस्थान नैतिकता का आधार होती है। इसमें बालक वह कार्य करता है जो राष्ट्र की हित के लिए होता है। तो 4th अवस्था भी वही है कि वही कार्य करेगा। देखिए, तृतीय अवस्था में वो कार्य करेगा जो स्वयं और अपने परिवार के हित के लिए, और चतुर्थ अवस्था में वो कार्य करेगा जो राष्ट्र के लिए हित में है। यानी ऐसा अनैतिक काम नहीं करेगा जैसे चोरी चकारी, ठीक है, डकैती, इस तरीके का काम नहीं करेगा जो कि राष्ट्र के लिए हित में ही नहीं है। तो वो काम करेगा जिससे राष्ट्र को प्रसन्नता मिले, ठीक है। तो ये था आपका 2nd लेवल, जिसको हम परंपरागत अवस्था कहते हैं। हम देखते हैं 3rd अवस्था।
देखिए फ्रेंड्स, थर्ड अवस्था आती है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, यानी कि पश्चिम परंपरागत अवस्था। देखिए ये 13 वर्ष से ऊपर होता है और आप लोग भी जानते हैं 13 वर्ष से जो ऊपर बच्चे होते हैं उनमें एक तरीके की नैतिकता आ ही जाती है, जो समाज के हित के लिए सोचने लग जाते हैं। देखिए इसमें क्या लिख रखा है, इस स्तर पर व्यक्ति नैतिकता के अपने स्वयं के नियम, मूल्यों में धारणाओं तथा मान्यताओं को आधार बना लेता है। यानी जो नियम होते हैं, यानी कि जो कानूनी नियम होते हैं, जिसमें कानून होता है, ठीक है, कानूनी नियम जो कि समाज के लिए भी हित में होते हैं और उसके खुद के लिए भी हित में होते हैं, तो इन कानूनी नियम को ये मानने लग जाता है और ये नैतिकता और अनैतिकता में डिफरेंस भी करने लग जाता है। यानी अगर जैसे मान लीजिए कि सोशल जो कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन होता है, मान लीजिए कि जैसे सोशल में कोई ऐसी चीज़ें बनी हुई हैं जो नैतिकता के हिसाब से नहीं है लेकिन फिर भी बनी हुई हैं, तो वो उनके बदलाव के लिए, उनके हित के लिए, जो समाज के लिए सही और गलत है उसमें भी डिफरेंस करने लग जाएगा। मान लीजिए कई कानून ऐसे हैं जो बना तो दिए गए हैं लेकिन वो सही नहीं है, तो उनके हित के लिए भी वो लड़ाई करने लगेगा। ठीक है, तो इस स्तर पर व्यक्ति नैतिकता के अपने स्वयं के नियम, मूल्यों व धारणाओं तथा मान्यताओं को आधार बना लेता है। इस अवस्था को 2 अवस्थाओं में विभक्त किया गया है। पंचम अवस्था यानी कि 5th अवस्था, जिसको हम लोग इस अवस्था का फर्स्ट लेवल भी मान सकते हैं, कानून अवस्था को स्तर नहीं मानता है। समाज की भलाई के लिए कानून व्यवस्था को परिवर्तित या तोड़ भी सकता है। अगर उसे लगता है कि ये कानूनी व्यवस्था सही नहीं है तो उस अवस्था को ये तोड़ भी सकता है, उसके लिए लड़ भी सकता है। छठी अवस्था है कि यह सब कार्मिक नैतिकता अवस्था है, स्वयं ही नियम बनाता है, वह स्वयं ही उनका पालन करता है। यानी उसे सही लगता है कि ये समाज के लिए हित में है तो स्वयं नियम बनाएगा और स्वयं फिर उसका पालन करेगा। यानी अगर हम लोग इन शॉर्ट कहें तो पोस्ट कन्वेंशनल लेवल में वो अपने हित की, परिवार के हित की, समाज के हित की, राष्ट्र के हित की, सारे हितों की बातें, यानी नैतिकता के जो अंतिम छोर आता है उस मूल को वो अपना लेता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं पश्चिम परंपरागत अवस्था। अब देखो किसी भी जो लेवल होता है, कोई भी अवस्था होती है, कोई भी साइंटिस्ट होता है, तो उसकी जो है सीमाएं जो हैं वो निकल के आ जाती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आलोचना हुई थी कोलबर्ग की। तो कोलबर्ग की आलोचना किसने की थी? उनकी ही एक जो शिष्या थी जिसका नाम था कैरल गिलन। ठीक है, कैरल उनका नाम था। तो इन्होंने क्या कहा था, बहुत बड़ी आलोचना नहीं थी लेकिन उन्होंने ये कहा था कि इस आलोचना के अकॉर्डिंग जो है वो कोलबर्ग ने ये सभी जो 72 जो अवस्थाएं हैं वो केवल बॉयज़ पे अप्लाई की थी, उन्होंने गर्ल्स का कोई एग्जाम्पल नहीं लिया था। तो इस वजह से जो है वो कैरल गिलन जो थी उन्होंने आलोचित किया था कोलबर्ग को। बाकी सीमाएं जो लिख रखी हैं वो भी देख लेते हैं। यह बालक की मानसिक बौद्धिक स्तर को उपयुक्त मात्रा में महत्व नहीं देता है। यानी जो कोलबर्ग के सिद्धांत हैं वो मानसिक और बौद्धिक स्तर को उपयुक्त मात्रा नहीं दे रहे हैं। मतलब अगर बच्चा जो है 14 वर्ष से ऊपर हो रहा है तो यानी वो उसी तरीके से काम करेगा जो नियम कानून है, यानी जो राष्ट्र के लिए हित में है, लेकिन उसका भौतिक स्तर क्या है, उसका मानसिक स्तर क्या है, उसको जोर नहीं दिया गया साइंटिस्ट कोलबर्ग के अंतर्गत। ओके, यह ज़रूरी नहीं कि सभी बालिग नैतिकता के सिद्धांत को अपनाएं, वह वही करेगा जो उसे अच्छा लगेगा। यानी लास्ट में उन्होंने एक लाइन कह दी कि ज़रूरी नहीं है कि सभी बालक नैतिकता के विकास के सिद्धांत को अपनाएं, लास्ट में वो वही करेगा जो अच्छा लगेगा। तो ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चे को नैतिकता ही अच्छी लगे। भाई एनवायरनमेंट के हिसाब से किसी किसी बच्चे को अनैतिकता वाली बात भी नैतिकता की लगती है। यानी अगर वो बड़ा हो जाए तो मान लीजिए चोरी और डकैती हो रही है तो वो उसको अपनी तरफ से नैतिकता लगेगी, या फिर मान लीजिए मर्डर हो रहा है, ठीक है, तो वो उसको अपनी तरफ से नैतिकता लगेगी क्योंकि उसको खुन्नस है, उसको ये लगेगा कि हाँ ये इसको मारना सही है, तो उसको अपनी तरफ से नैतिकता लगेगी, जबकि ये समाज कल्याण परिवार के लिए बिल्कुल अहित है।
तो ऐसी चीज़ें जो हैं वो लास्ट में कॉलबर्ग ने बोल दी थी, जिससे इनकी बहुत ज़्यादा आलोचना हुई थी। तो ये था कॉलबर्ग का सिद्धांत। फ्रेंड्स, मेरे हिसाब से मैंने कॉलबर्ग सिद्धांत को बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपके सामने प्रस्तुत किया है, और इससे ज़्यादा कॉलबर्ग सिद्धांत से कोई भी परीक्षा हो आपकी, चाहे सीटेट हो, चाहे टेट हो, चाहे रीट हो, चाहे एचटेट हो, कोई सी भी टेट हो, या फिर आप जो आरएएस में साइकोलॉजी के जितने भी पेपर्स होते हैं उनमें जो कॉलबर्ग साइंटिस्ट से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनको कवर अप करते हुए मैंने आपको पढ़ाया है। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे जाके हम लोग पूरे जो सिलेबस है रीट का उसको कवर अप करने वाले हैं। और अब शायद मैं रेगुलर रहूँगी, क्योंकि अपडेट आ ही चुका है। तो हमारे पास 3 महीने का हम समय मान के चलते हैं, तो वो 3 महीने में हमें अपनी तैयारी को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है। तो सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए और शेयर कीजिए अपने मित्रों के साथ जो रीट की तैयारी कर रहे हैं। इस टॉपिक को बनाने में मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, तो आई होप कि आपको ये पसंद आया हो तो लाइक बटन दबा दीजिए, क्योंकि इससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। और फ्रेंड्स, इसके जो क्वेश्चंस हैं वो हम जो ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी तो एक साथ कॉलबर्ग और जितने भी जो पियाजे के जो सिद्धांत थे जो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको पढ़ाए हैं, तो वो सभी हम लोग एक साथ देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।